यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। काफी कठिन बातचीत के बाद आरव को आखिरकार उस छोटे साथी की शक्ति समझ आई। वह छोटा साथी एक नवे स्तर का डार्क बिस्ट था, लेकिन आरव को इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं था। किसी भी हाल में जब उसने 9 उंगलियां उठाईं तो छोटे साथी ने आखिरकार सिर हिला दिया। जहां तक उस छोटे साथी की युद्ध क्षमता का सवाल था, भागने की क्षमता के अलावा उसकी बाकी शक्ति तो बस देखने लायक भी नहीं थी। डार्क बिस्ट का जो मजबूत शरीर होना चाहिए वह इस छोटे साथी के पास बिल्कुल नहीं था। डार्क बिस्ट का जो विशाल शरीर एक लाभ माना जाता था वह भी इसके पास नहीं था। संक्षेप में कहें तो तेजी से भागने के अलावा इस छोटे साथी के पास युद्ध की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा जब आरव ने उससे पूछा कि वह क्या कर सकता है, तो थोड़ी झिलमिलाहट दिखाने के अलावा छोटे साथी ने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। आखिरकार आरव ने यह सोच छोड़ दी कि छोटा साथी कोई दिव्य प्राणी है। उसने कई कथाएं सुनी थीं, कोई व्यक्ति जो चट्टान से गिरा और मौत से बच निकला, और फिर किसी अपूर्व योद्धा द्वारा छोड़े गए साधना ग्रंथ व तकनीकें पालीं, या कोई ऐसा जो जन्म से असाधारण आकर्षण के साथ पैदा हुआ और जिससे अनगिनत दिव्य प्राणी झुककर नतमस्तक हो गए। शुरुआत में उसने सोचा था कि उसके पास भी कोई ऐसा ही असाधारण आकर्षण है जिसने इस रहस्यमयी दिव्य प्राणी को उसके आगे झुकने पर मजबूर किया। लेकिन कठोर सच्चाई ने दिखा दिया कि भागने में निपुण होने के अलावा इस रहस्यमयी दिव्य प्राणी के पास युद्ध की तनिक भी शक्ति नहीं थी। छोटे साथी को उसका सूक्ष्म भंवर बहुत पसंद आया और बातचीत खत्म होते ही वह एक बैंगनी प्रकाश की किरण बनकर उसी सूक्ष्म भंवर में प्रवेश कर गया। उस सूक्ष्म भंवर के भीतर एक छोटा सा तालाब था जो लगभग 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। वह छोटा तालाब पानी से भरा नहीं था, बल्कि गूढ़ ऊर्जा से भरा हुआ था। वह पूरा स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा से भरा था। जब आरव ने इस स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा के तालाब को देखा तो उसके हृदय में हल्का दर्द हुआ, क्योंकि यह तालाब उसने लाखों ऊर्जा पत्थरों को खर्च करके जमा किया था। सबसे दुखदायी बात यह थी कि यह गूढ़ ऊर्जा का तालाब उसका था ही नहीं, और वह इसे इस्तेमाल करने में पूरी तरह असमर्थ था। और उससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि एक बैंगनी मिंक उस गूढ़ ऊर्जा के तालाब में था। हाँ, वही प्यारा बैंगनी मिंक उस स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा के तालाब में खुशी से तैर रहा था। जब उसने बैंगनी मिंक को उस स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा के तालाब को अपना स्नानागार बना लिया हुआ देखा तो आरव के दिल में खास तौर पर कसक उठी। उसने अपना ध्यान अपने शरीर से बाहर खींच लिया और अपने दिल की बेचैनी से बचने के लिए आरव ने यह तय किया कि वह उस तैरते मिंक को देखना बंद कर देगा। कुछ देर चुप रहने के बाद आरव ने एक बार फिर उस विचित्र अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश की जिसे उस काले कपड़े वाले आदमी ने बाधित किया था। लेकिन उसकी निराशा के लिए अनगिनत कोशिशों के बाद भी वह उस अवस्था में वापस नहीं जा सका। यह सचमुच केवल संयोग से ही प्राप्त हो सकती है, आरव ने धीमी आवाज में आह भरी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह अवस्था क्या थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बता रही थी कि अगर वह उस अवस्था में जा सके तो यह उसके लिए बेहद लाभकारी होगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह उस काले कपड़े वाले आदमी की वजह से बिगड़ गई। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। धड़ाम! उसी क्षण एक जबरदस्त धमाका गूंजा और बाहर से एक विशाल काला आकृति गुफा में घुस आई और सीधे आरव पर टूट पड़ी। आरव का चेहरा कठोर हो गया। उसके पास बचने का समय नहीं था, इसलिए उसने सहज रूप से उस विशाल आकृति की ओर अपनी मुट्ठी चला दी। धड़ाम!
गया काम से आरव ने मन ही मन चीख उठाया जैसे ही उसकी मुट्ठी उस विशाल आकृति से टकराई। तुरंत ही एक अपार शक्ति उस पर आ गिरी, उसके मुंह से एक दबा हुआ कराह निकली और उसका शरीर जोर से उछलकर दीवार में धंस गया। धम्म! उसका शरीर सीधे दीवार में धंस गया। दर्द, असहनीय दर्द। यही आरव ने उस पल महसूस किया। उसकी हड्डियां मानो बिखरने वाली थीं। उसी समय उसने मन ही मन खुद को भाग्यशाली समझा। अगर उसने शरीर मजबूत करने की तकनीक का अभ्यास न किया होता और अपनी देह को स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा से कठोर न किया होता, तो वह निश्चित ही इस हमले से मांस के ढेर में बदल गया होता। पूरे शरीर में फैले सुन्नपन और दर्द को दबाते हुए आरव तुरंत दीवार से बाहर कूदा। जैसे ही वह नीचे उतरा, वही विशाल आकृति फिर से उसकी ओर टूट पड़ी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा उग्रता से प्रवाहित हुई और उसकी दाहिनी मुट्ठी हल्की स्वर्णिम आभा से चमक उठी जब उसने उस विशाल आकृति पर वार किया। धड़ाम! एक दबा हुआ धमाका गूंजा और आरव फिर से उड़ता हुआ दीवार से टकराया। हालांकि इस बार वह विशाल आकृति भी आरव की मुट्ठी से कुछ कदम पीछे हट गई। कितनी ताकतवर! अपने दाहिने हाथ में तीव्र दर्द महसूस करते हुए आरव दंग रह गया। स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा की शक्ति से भी वह फिर से उछाल दिया गया और यह शक्ति उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी। शायद अगर वह तंत्र का सहारा भी ले, तब भी यह उससे अधिक शक्तिशाली होगा। कुछ क्षण सोचने के बाद आरव फिर से दीवार से बाहर निकला। इस बार वह विशाल आकृति आगे नहीं बढ़ी, जिससे उसे उसको स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिला। वह उसके सामने खड़ा एक विशाल धूसर भेड़िया था। वह धूसर भेड़िया आरव से 3 गुना बड़ा था, लगभग 2 मीटर ऊंचा। आरव उसके सामने एक बच्चे की तरह लग रहा था, मानो किसी वयस्क का सामना कर रहा हो। उसके विशाल शरीर के अलावा उस धूसर भेड़िए की सबसे भयावह विशेषताएं उसकी पंजे और उसके मुंह से झांकते 2 लंबे दांत थे। उसके पंजे लगभग 1 हाथ की लंबाई के थे और उनमें से ठंडी भयानक चमक निकल रही थी। जब भी उसके आगे के पंजे जमीन पर घिसटते, जमीन पर गहरी दरारें बन जातीं। उसके दांत 10 इंच से भी ज्यादा लंबे थे और हल्के मुड़े हुए थे, जैसे मृत्यु देवता की दरांती जो प्राण हरने के लिए तैयार हो। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। एक उच्चस्तरीय 9वें स्तर का डार्क बिस्ट। एक ही नजर में आरव ने उस धूसर भेड़िए की श्रेणी पहचान ली। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि यह भेड़िया अचानक उस पर हमला क्यों कर रहा था। यह गुफा स्पष्ट रूप से उस धूसर भेड़िए का घर था और उसका अचानक यहाँ घुसना डार्क बिस्ट की दुनिया में सीधी चुनौती थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपने हाथ पांव फैलाए। उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। यह 9वें स्तर का डार्क बिस्ट उसके लिए बिल्कुल सही प्रतिद्वंदी था। धूसर भेड़िए की आंखों में उग्र क्रोध की चमक थी और उसके पंजे लगातार जमीन खोद रहे थे। यह इंसान उसकी गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत करे, यह उसे सहन नहीं था। उसने अपना सिर उठाकर भयंकर गर्जना की और सीधा आरव पर टूट पड़ा। वह धूसर परछाई बनकर आरव की ओर तेजी से झपटा। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका पैर जमीन पर रगड़ते हुए गहरी खाई बना गया। उसका शरीर झुक गया, दाहिना हाथ पीछे खींचा, दोनों मुट्ठियां कसीं और उसकी दाहिनी मुट्ठी से तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश झिलमिलाने लगा। उसके चेहरे पर भय की एक भी रेखा नहीं थी। जैसे ही धूसर भेड़िया कुछ इंच की दूरी पर पहुंचा, आरव ने प्रचंड गर्जना के साथ अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे फेंकी। धड़ाम! मनुष्य और भेड़िए की सीधी टक्कर हुई। उस प्रबल टक्कर की ताकत से आरव के पैर जमीन पर घिसटते हुए लंबी दरार बना गए और अंततः वह दीवार से जा टकराया। पूरी गुफा जोरदार कंपन से गूंज उठी। दूसरी ओर धूसर भेड़िया केवल कुछ कदम पीछे हटा।
जब उसने देखा कि धूसर भेड़िया उसके वार से पीछे हटा है, तो भले ही आरव का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, उसके दिल में प्रसन्नता भर गई, क्योंकि यह धूसर भेड़िया अजय नहीं था। यह सोचते ही आरव ने अपनी मुट्ठी झटकी और धूसर भेड़िए की ओर देखा, फिर अपने अंगूठे को नीचे दिखाया और अपनी तर्जनी से उसे ललकारा। आऊ। भले ही धूसर भेड़िए के पास मानवीय बुद्धि न थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत समझ थी, और आरव की चुनौतीपूर्ण हरकत ने उसे क्रोधित कर दिया। उसने सिर उठाकर उग्र गर्जना की और फिर से छलांग लगाई। उसके पंजों पर ठंडी चमक झिलमिलाई और वह हवा को चीरती हुई ध्वनि के साथ आरव की ओर झपटा। जब उसने धूसर भेड़िए को आते देखा, आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने झुककर अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही धूसर भेड़िया उसके सामने पहुंचा, आरव ने जोरदार गर्जना की और दोनों मुट्ठियां एक साथ फेंकी। धड़ाम! दोनों की फिर से टक्कर हुई। आरव के हाथों से असहनीय दर्द उठा, उसके मुंह से एक कराह निकली और एक मुंह खून बह निकला। दूसरी ओर धूसर भेड़िया भी पीछे उछला, लेकिन अगले ही पल वह दहाड़ते हुए फिर से कूद पड़ा। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपने भीतर के उफनते रक्त को दबाया और अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से दबाया। उछाल की ताकत से उसका शरीर बिजली सी गति से आगे बढ़ा और उसकी मुट्ठी हवा को चीरती हुई धूसर भेड़िए के सिर पर आ गिरी। धड़ाम! मनुष्य और भेड़िए की फिर टक्कर हुई, लेकिन इस बार धूसर भेड़िया पीछे नहीं हटा। उसने अपने पंजों से आरव की मुट्ठियां कसकर पकड़ लीं और उसके लंबे दांत आरव के सिर की ओर झपटे। जब उसने देखा कि उसकी मुट्ठियां बंधी हैं और वे लंबे दांत उसकी ओर आ रहे हैं, तो आरव चौंक गया। उसने तुरंत बिना सोचे अपनी टांग भेड़िए के पेट पर मारी। धम्म! धूसर भेड़िया दर्द से कराहा और उसके पंजे तुरंत आरव के हाथों से छूट गए। आरव क्षण भर को अचंभित रह गया और इसी एक पल की गलती ने धूसर भेड़िए को मौका दिया। उसके पंजे आरव की छाती पर जा गिरे। आरव का शरीर मानो किसी भारी हथियार से टकराया हो और वह दूर जा गिरा। धड़ाम! कुछ मीटर उड़ने के बाद वह फिर से दीवार से टकराया। खांस! आरव मुश्किल से खड़ा हुआ ही था कि उसका दिमाग थोड़ा चकराने लगा। तभी दो तीखे पंजे मानो अंतरिक्ष को चीरते हुए उसकी छाती पर फिर से आ गिरे। क्षण भर में वे पंजे तूफान की तरह उसकी छाती, चेहरे और सिर पर वार करने लगे। झन झन! जब ये वार आरव के शरीर पर पड़े, तो ऐसा लगा मानो तीखे पंजे धातु पर प्रहार कर रहे हों। उन्होंने उसके शरीर पर गहरे लहूलुहान निशान छोड़ दिए और साथ ही धातु टकराने जैसी आवाज लगातार गूंज रही थी, मानो कोई भीषण परंतु विचित्र संगीत रचा जा रहा हो। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। धड़ाम! धूसर भेड़िया ने अपना सिर आरव के पेट पर दे मारा। एक जोरदार धमाका गूंज उठा और आरव का शरीर जमीन पर रगड़ खाता हुआ पीछे उड़ गया। गड़गड़ाहट! आखिरकार उसका शरीर गुफा की दीवार से टकराया और अनगिनत चट्टानें टूटकर गिरीं और आरव को ढक लिया। धूसर भेड़िया स्वाभाविक रूप से आरव को नहीं छोड़ने वाला था। जैसे ही वह उसे निगलने ही वाला था, गुफा के बाहर से अचानक भेड़िए की हुई सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही धूसर भेड़िया का चेहरा बदल गया और उसने बिना जरा भी देर किए गुफा छोड़ दी। जैसे ही भेड़िया बाहर गया, आरव चट्टानों के ढेर के नीचे से रेंगकर बाहर निकला। इस समय उसका दिमाग और चेतना धुंधले हो चुके थे और उसके पूरे शरीर में बस पीड़ा ही पीड़ा थी। इतनी गहरी पीड़ा मानो मज्जा तक जल रही हो। अगर वह अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति से खुद को होश में न रखता, तो अब तक बेहोश हो चुका होता।
कुछ पल बाद उसका दिमाग साफ हुआ और जैसे ही उसने देखा कि भेड़िया जा चुका है, उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, भागो। गुफा से बाहर निकलने के बाद आरव एक घने पेड़ पर चढ़ गया और पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर की हालत देखने लगा। दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। इस समय उसके कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे और पूरा शरीर खून से लथपथ था। जगह जगह गहरी चोटों की धारियां थीं। ताजा खून अभी सूखा भी नहीं था, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। मैंने दुश्मन को कम आका, आरव ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ सिर हिलाया। उस दिन उसने अपने मुक्कों से महाजगर को मार डाला था और फिर एक ही तलवार से 7वें स्तर का डार्क बीस्ट 2 पंखों वाले अजगर को खत्म कर दिया था। इस वजह से उसे लगा कि 9वें स्तर के डार्क बीस्ट भी कुछ खास नहीं होंगे। लेकिन हकीकत ने बता दिया कि 9वें स्तर के डार्क बीस्ट 7वें स्तर के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसने अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर समझा और एक 9वें स्तर के डार्क बीस्ट के साथ सीधे बल में टकरा गया, और यह तो मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इस लड़ाई ने उसे चौंकाया भी, क्योंकि उसका शरीर वास्तव में बहुत मजबूत साबित हुआ। भले ही वह अभी भेड़िए जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमता और शारीरिक बल उसी स्तर के साधकों से कहीं अधिक था। शायद पहले दिव्य स्तर का साधक भी उससे कमजोर शरीर रखता। यह खोज उसे प्रसन्न कर गई। उसने मूल रूप से शरीर मजबूत करने की तकनीक मजबूरी में अपनाई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से शरीर को तपाने पर उसका शरीर इतना शक्तिशाली बन जाएगा। अब उसका शरीर भी दुश्मनों के खिलाफ एक गुप्त अस्त्र बन सकता था। जैसे ही शरीर में दर्द की लहर उठी, उसने ध्यान भटकाना बंद कर दिया और आंखें मूंदकर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा को चलाया। वह ऊर्जा गर्म धाराओं की तरह पूरे शरीर में बहने लगी। जहां जहां यह पहुंचती, चोटें धीरे धीरे भरने लगतीं। भले ही बहुत धीमी गति से, लेकिन यांग ये महसूस कर पा रहा था। इससे वह खुश हो गया और उसने ऊर्जा का संचार और तेज कर दिया। रात कब बीत गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह लालिमा भरे सूरज की किरणें फैलीं तो आरव ने आंखें खोलीं। 6 ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया और रात भर की साधना के बाद उसकी चोटें पूरी तरह नहीं भरी थीं, लेकिन वह अब फिर से लड़ने के काबिल हो चुका था। जमीन पर उतरकर उसने हाथ पैर फैलाए और शरीर में गूढ़ ऊर्जा महसूस की तो मुस्कुराया। ऊर्जा पत्थर सचमुच अद्भुत हैं। इनके कारण मैं मनचाहे तरीके से ऊर्जा खर्च कर सकता हूं। अगर उसके पास ऊर्जा पत्थर न होते तो इस गंभीर चोट से उबरने में उसे कम से कम 5-6 दिन लग जाते। करिश्मा अमर रहे। आरव हंस पड़ा। उसे याद आया कि उसके पास अभी भी लाखों ऊर्जा पत्थर हैं। वह तो वापस जाकर करिश्मा को गले लगाकर उसके गाल पर किस करना चाहता था। खुश होकर उसने अपनी कलाई घुमाई और हाथ में एक छोटा सा खंजर आ गया। उसकी तलवार पहले ही टूट चुकी थी और उसके पास अतिरिक्त तलवार नहीं थी। फिलहाल खंजर ही उसका हथियार था। खंजर पकड़कर वह तेंदुए की तरह तेजी से फिर से भेड़िया की गुफा की ओर बढ़ गया। वह इतने अच्छे प्रतिद्वंद्वी को यूं ही छोड़ना नहीं चाहता था। गुफा में दूसरी भिड़ंत। धड़ाम। गुफा के भीतर फिर से मनुष्य और भेड़िए की भिड़ंत हुई। इस बार आरव ने सीधी ताकत की जगह चालाकी अपनाई। उसने भेड़िए से आमने सामने टकराना बंद कर दिया और मारो और भागो रणनीति अपनाई। जैसे ही मौका मिलता, उसका खंजर भेड़िए के शरीर पर कट लगा देता। भेड़िए का विशाल आकार अब नुकसान साबित हो रहा था। वह फुर्ती से वार नहीं कर पा रहा था, जबकि आरव का हर वार सफल हो रहा था। हालांकि आरव के लिए भी यह आसान नहीं था। जब भी भेड़िया उसके शरीर से टकरा जाता, उसे लगता मानो शरीर बिखरने वाला है।
अगर उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा लगातार चोटें भर नहीं रही होती तो वह अब तक जमीन पर गिर चुका होता। मनुष्य और भेड़िए की यह लड़ाई लगभग 2 घंटे चली। आरव के शरीर पर 10 से अधिक पंजों के निशान पड़ चुके थे, जबकि भेड़िए का शरीर भी चोटों से भर गया था। लेकिन भेड़िए के लिए ये सब सतही चोटें थीं। आखिरकार आरव को अपनी ऊर्जा समाप्त होने पर पीछे हटना पड़ा। यह क्रम चलता रहा। आरव हमला करता, थककर भाग जाता, फिर ऊर्जा भरकर लौट आता। ऐसा लगातार 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन आरव अब भागा नहीं। वह अब आराम से भेड़िए का मुकाबला कर पा रहा था। 3 दिन और बीते और अब लड़ाई में पूरा नियंत्रण आरव के हाथ में था। आरव भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया। उसके मुक्कों से सुनहरी आभा निकल रही थी और हर घूंसा भेड़िए के सिर पर पड़ रहा था। भेड़िया छटपटाकर गुफा की दीवारों से टकराता रहा, लेकिन आरव कसकर चिपका रहा और लगातार मुक्के बरसाता रहा। 2 घंटे बाद गुफा में सन्नाटा छा गया। मनुष्य और भेड़िया दोनों जमीन पर पड़े थे। दोनों की सांसें चल रही थीं, लेकिन दोनों ही फिर से हमला करने की ताकत नहीं रखते थे। भेड़िए की आंखों में अब भय था। उसे महसूस हुआ कि यह इंसान किसी डार्क बीस्ट से भी ज्यादा डरावना है। दूसरी ओर आरव की आंखों में उत्साह था। उसने बिना तलवार तकनीक का उपयोग किए एक 9वें स्तर के डार्क बीस्ट को हरा दिया था। भले ही इसमें 10 दिन लगे, लेकिन यह उसकी जीत थी। कुछ देर बाद आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। भेड़िए ने डर से उसे देखा। उठने की कोशिश की मगर गिर पड़ा। आरव उसके पास बढ़ा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब समय है इसका आंतरिक कोर निकालने और इसकी खाल उतारने का। लेकिन तभी एक बैंगनी चमक हुई। बैंगनी मिंक प्रकट हुआ। उसने अपने छोटे पंजे से भेड़िए की ओर इशारा किया, फिर आरव को देखा और जोर जोर से सिर हिलाया। यांग ये चौंका। तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? मिंक ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। मजाक मत करो। आंतरिक कोर बेहद कीमती है और इसकी खाल भी बहुत मूल्यवान है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? नेवला तुरंत आरव की नाक सहलाने लगा और मासूमियत से देखने लगा। आरव का सिर दर्द करने लगा। उसने भेड़िए की ओर देखा और दंग रह गया। भेड़िए का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ भय झलक रहा था, बैंगनी नेवले के लिए। यह भेड़िया इससे डर रहा है, आरव ने सोचा। अगले ही पल बैंगनी नेवला भेड़िए के सिर पर कूद गया। भेड़िया और ज्यादा कांपने लगा और जमीन पर दंडवत होकर दब गया, बिल्कुल सेवक की तरह। नेवले ने उसके सिर पर पंजा मारा और संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने एक छोटा पंजा घुमाया और आरव की आंखों के सामने भेड़िया बैंगनी रोशनी में बदलकर सीधे यांग ये के शरीर में समा गया। इस दृश्य को देखकर यांग ये स्तब्ध रह गया। होश में लौटने के बाद आरव ने जल्दी से अपने शरीर के भीतर की स्थिति की जांच की। जैसा कि उसने सोचा था, वह धूसर भेड़िया जिसे उसने मौत के कगार तक पीट डाला था, इस समय उसके आत्मिक केंद्र के अंदर के वातावरण को जिज्ञासा से देख रहा था। क्षण भर के लिए सामने का दृश्य देखकर वह भेड़िया चकित रह गया। फिर उसके चेहरे पर वैसा ही उल्लास दिखा जैसा पहले बैंगनी मिंक ने आत्मिक केंद्र में प्रवेश करते समय दिखाया था। फिर वह लगातार आत्मिक केंद्र के अंदर इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर घूमने के बाद धूसर भेड़िए की नजर गूढ़ ऊर्जा के तालाब पर पड़ी। यह खोज उसके लिए असाधारण थी। वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी कई दिनों से भूखा हो और अचानक उसे थाली भरकर मांस मिल गया हो। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लाल हो गईं। परंतु उसने छोटे साथी की तरह तालाब में कूदकर स्नान नहीं किया। वह तालाब के किनारे पर चक्कर काटता रहा। उसमें कूदना चाहता था, परंतु किसी चीज से भयभीत था।
आरव ने अपनी आंखें खोलीं और सामने बैठे बैंगनी मिंक की ओर देखा। यह दृश्य उसके लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा साथी वास्तव में डार्क बिस्ट को उसके आत्मिक केंद्र में भेज सकता है। और आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही धूसर भेड़िया उसके आत्मिक केंद्र में गया, वह बेहद खुश नजर आया। इससे आरव को बहुत बड़ा भ्रम हुआ। क्यों यह छोटा साथी आत्मिक केंद्र में जा सकता है? क्यों यह साथी डार्क बिस्ट को आत्मिक केंद्र में भेज सकता है? क्यों धूसर भेड़िया इस छोटे साथी से डर रहा था? आखिर यह आत्मिक केंद्र क्या था? यह इतना अद्भुत क्यों था? आरव के मन में प्रश्नों की लड़ी सी बंध गई, परंतु उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि जब उसने छोटे साथी से इसके बारे में पूछा तो वह उससे भी अधिक उलझा हुआ दिखाई दिया और लगातार सिर हिलाता रहा, मानो कह रहा हो कि उसे भी कुछ पता नहीं, या शायद वह कुछ छुपा रहा था। आरव ने उत्तर खोजना छोड़ दिया और उसने अपने आत्मिक केंद्र की ओर इशारा करके पूछा, क्या यह भविष्य में मेरी लड़ाई में मदद कर सकता है? छोटा साथी खुद किसी प्रकार की लड़ाई की शक्ति नहीं रखता था और आरव इसे स्वीकार कर चुका था क्योंकि वह छोटा और प्यारा था। लेकिन अगर यह भेड़िया भी लड़ाई में मदद नहीं करेगा तो आरव उसे अपने अंदर मुफ्त में खाना और रहना नहीं देगा। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर सिर हिला दिया। आरव ने यह देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। यह एक 9वें स्तर का डार्क बिस्ट था और अब वह उसका साथी था। सोचकर ही आरव का मन रोमांचित हो उठा। थोड़ी देर बाद उसका उत्साह शांत हुआ तो उसने छोटे साथी के सिर पर हाथ फेरा और संतोष से बोला, बहुत अच्छा किया छोटे साथी। वह धूसर भेड़िया अब तुम्हारा अधीनस्थ है। तुम्हें इसे अच्छे से सिखाना है और आज्ञाकारी बनाना है, समझे? आरव मूर्ख नहीं था। धूसर भेड़िया उससे शत्रुतापूर्ण था, पर छोटे साथी से नहीं बल्कि उससे भयभीत था। इसलिए भेड़िए को काबू में रखने की जिम्मेदारी छोटे साथी पर ही डाली जा सकती थी। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। अच्छी घटनाओं के बाद लोगों का उत्साह अपने चरम पर होता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद आरव के चेहरे पर हमेशा एक शानदार मुस्कान बनी रही। वह एक भव्य योजना सोचने लगा। उसका आत्मिक केंद्र बेहद विशाल था, उसमें सैकड़ों डार्क बिस्ट समा सकते थे। अगर उसके पास लगभग 109वें स्तर के डार्क बिस्ट हो जाए तो वह पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ को भी कुचल सकता था। सोचते सोचते आरव और भी प्रसन्न और उत्साहित हो गया। उसकी कल्पना में पहले से ही वह दृश्य आ चुका था कि कैसे वह हाथ हिलाते ही डार्क बिस्ट की एक भीड़ प्रकट कर देता है। अचानक आरव के चेहरे की मुस्कान जम गई। अगले ही क्षण वह तेजी से घने झाड़ियों में कूद गया। साथ ही उसने अपनी सांसें रोक लीं और खुद को एक मूर्ति जैसा बना लिया। स्विश! झाड़ियों के बीच से आरव ने देखा कि दूर से एक काला साया अद्भुत गति से पास आ रहा था। वह छाया भूत की तरह पेड़ों की चोटी पर दौड़ रही थी और पेड़ जरा भी नहीं हिल रहे थे। कुछ ही पलों में वह काला साया आरव से केवल 40 मीटर की दूरी पर उतर गया। आरव के होंठ कांप उठे और उसने मन ही मन उस आदमी के पूरे खानदान को कोसा। तुझे यहीं आना था। मेरे इस नन्हे से शरीर पर इतने सारे राक्षसों का बोझ कैसे सहूंगा? काले कपड़े पहने वह व्यक्ति जमीन पर उतरने के बाद भागा नहीं। उसने दाएं हाथ को पलटा और उसके हाथ में अचानक एक खून से बनी हुई तलवार आ गई। वह रक्तमय तलवार अत्यंत विचित्र थी और उसमें से निकलती रक्त की गंध को आरव 40 मीटर दूर से भी महसूस कर सकता था। इसी समय एक सफेद साया दूर से उड़ता हुआ आया। आरव का दिल धड़क उठा जब उसने उस स्त्री का रूप देखा। वह स्त्री चांदसी सफेद पोशाक पहने थी
उसकी भौहें विलो के आकार की थीं, आंखें तिरछी, त्वचा दूध सी सफेद, होंठ लाल और चेहरा क्रिस्टल सा निर्मल। वह हरे रंग की विशाल तलवार पर खड़ी थी, उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह सचमुच किसी अप्सरा जैसी दिव्य, शुद्ध और अलौकिक लग रही थी। उसे देखना भी जैसे कोई पाप था। वह स्त्री अत्यंत तेज थी, यहाँ तक कि काले साए से भी कुछ तेज। पलक झपकते ही वह उसके सामने पहुंच गई। पेड़ की चोटी पर खड़ी होकर उसने अपनी तलवार काले वस्त्रधारी की ओर तान दी। तलवार से लगातार प्रचंड तलवार ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। कितनी सुंदर, कितनी प्रबल! आरव ने गले से थूक निगला। यह तलवार पर उड़ सकती है, यानी यह कम से कम आत्मोन्नति स्तर की है। लेकिन आरव को उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात से डर था कि अगर यह दोनों यहीं लड़ पड़े तो उनके वारों की लहरें ही उसे 10 बार मार डालेंगी। काले वस्त्रधारी ने कर्कश आवाज में कहा, चंद्रिका, तुम सचमुच पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। कई दिनों से मेरा पीछा कर रही हो। क्या सच में सोचती हो कि मैं तुमसे डरता हूं? चंद्रिका ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, रक्तहस्त, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारा भूत संप्रदाय हमारे तलवार संप्रदाय पर हमला करने आया था, तो परिणामों के लिए तैयार भी रहो। आज तुम बच नहीं पाओगे। आरव चौंक गया। तलवार संप्रदाय? सही है, तलवार पर उड़ना और ऐसी तलवार ऊर्जा, यह निश्चित ही तलवार संप्रदाय की कला है। और काले वस्त्रधारी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और फिर सीधे उस जगह की ओर देखा जहां आरव झाड़ियों में छुपा था। आरव के दिल में चीख उठी गया काम से। जैसे ही वह भागने ही वाला था, अचानक एक रक्तमय किरण उसके सीने पर आ गिरी। उसके मुंह से चीख निकली और उसका शरीर पीछे गिर पड़ा। सफेद वस्त्रधारी स्त्री चंद्रिका का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने कहा, तुम सचमुच निर्दयी हो, मृत्युलोक के एक साधारण साधक को भी नहीं छोड़ा। रक्तहस्त ने उपहास भरी हंसी के साथ उत्तर दिया, छोड़ना? यह जीवन मृत्यु की लड़ाई है, मैं किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता। इतना कहकर उसने रक्तमय तलवार से प्रहार किया। तलवार से निकली रक्तमय रोशनी 30 मीटर लंबी थी और उसमें से इतनी तीव्र रक्तगंध निकल रही थी मानो पूरा जंगल रक्तसमुद्र में डूब गया हो। सफेद वस्त्रधारी चंद्रिका का चेहरा जरा भी नहीं बदला। जैसे ही रक्तमय रोशनी उसके सामने पहुंची, उसका शरीर पल भर में गायब हो गया। अगले ही क्षण वह जमीन पर प्रकट हुई और उसकी तलवार आंधी की तरह घूमती हुई रक्तहस्त की ओर लपकी। धड़ाम! रक्तमय किरण पीछे खड़े एक विशाल वृक्ष से टकराई और वह वृक्ष 2 टुकड़ों में बंट गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए। पल भर में चंद्रिका की तलवार रक्तहस्त पर आ गिरी। रक्तहस्त ने जोर से पांव पटका और छलांग लगाई। दोनों हाथों से रक्तमय तलवार पकड़कर उसने हवा को चीरते हुए तलवार नीचे लाई। ठक! दोनों हथियार टकराए और चिंगारियां निकल उठीं। उसी क्षण चंद्रिका की तलवार से कुछ धारदार तलवार ऊर्जाएं निकलकर सीधे रक्तहस्त की गर्दन पर लपकीं। रक्तहस्त की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने शरीर से रक्तमय प्रकाश उगला और एक लाल ढाल बना ली। छन छन! तलवार ऊर्जाएं उस ढाल से टकराईं और समाप्त हो गईं। ढाल टूटकर रक्त प्रकाश में बदल गई और सीधे चंद्रिका की ओर लपकी। चंद्रिका ने भौहें चढ़ाई। उसका शरीर पीछे की ओर झुका, मानो 2 टुकड़े हो गया हो। फिर कलाई घुमाकर उसने क्षैतिज वार किया। उसकी तलवार से और भी तलवार ऊर्जाएं निकलीं, जो रक्तहस्त के शरीर के नाजुक स्थानों की ओर लपकीं। रक्तहस्त की आंखें फड़क उठीं। उसने तलवार को आड़े कर लिया और पीछे की ओर तेजी से उछल गया। छन छन! सभी तलवार ऊर्जाएं रोकी गईं।
मगर उसी समय एक तेज चमक उसके चेहरे के सामने आ गई। चंद्रिका की तलवार और उसकी ऊर्जा सीधे उसके चेहरे पर वार कर रही थीं। रक्तहस्त ने पांव पटका और पीछे की ओर तोप के गोले की तरह उड़ गया। चंद्रिका ने पीछा किया। उसका शरीर आंधी की तरह लपक रहा था और उसकी तलवार चक्रवात की तरह घूम रही थी। हर वार के साथ तलवार ऊर्जाएं निकल रही थीं। आरव झाड़ियों में छिपा हुआ यह सब देख रहा था। उसका दिल कांप उठा। कितनी प्रबल है यह तलवार कला! सचमुच एक तलवार, सब तकनीकों पर भारी। इसी बीच रक्तहस्त ने दहाड़ लगाई। उसकी तलवार कांपने लगी और अचानक उसने एक विशाल रक्तमय किरण छोड़ी। धड़ाम! वह रक्तमय किरण धरती को चीरती हुई आगे बढ़ी। पूरे जंगल में धमाके गूंज उठे। पेड़ पौधे, लताएं सब राख हो गए। उसी समय चंद्रिका की आवाज गूंजी, हाँ। और फिर 10 तलवार ऊर्जाएं आकाश को चीरती हुई रक्तहस्त पर बरस पड़ी। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। ऊर्जा विभाजन तलवार कला, और वह भी चरम स्तर पर। रक्तहस्त का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बाएं हाथ से एक मोटी रक्तमय ढाल बना ली। धड़ाम! एक के बाद एक 10 तलवार ऊर्जाएं ढाल से टकराईं। हर वार से ढाल मंद होती गई। 9वीं तलवार ऊर्जा पर ढाल लगभग पारदर्शी हो गई। 10वीं पर ढाल फट गई। रक्तहस्त का चेहरा आतंक से भर उठा। हिस! चंद्रिका की तलवार बिजली सी उसके सीने को चीर गई। रक्त की धार फूट निकली। उसका शरीर घूमकर पीछे आया और तलवार पीठ से आर पार कर दी। रक्तहस्त का बायां हाथ तलवार की नोक को पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर खून से पूरी तलवार लाल हो गई थी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।